जब 19 में अधिनियम पास हो गया था, राष्ट्रपति जी ने उसको अप्रूव भी कर दिया था, हाँ, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका था, तब फिर इसको क्यों नहीं आपने लागू किया? अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होगा, तो इसको चुनावी फायदे के लिए आप करना चाहते हैं। कोई जिन्न नहीं है ये सीए कानून। सीए कानून बहुत पहले से देश में प्रभावित, जब से देश बना है सब मामला। ये सरकार बहुत सीरियस नहीं है, ये सरकार केवल बरगलाने के लिए, जो भाजपा की सरकार है केंद्र की, और खासतौर से अमित शाह जी और मोदी जी, लोगों को बरगलाने के लिए इससे ये साबित करना चाहते हैं कि चुनाव का ये समय है, चुनाव के इस समय में लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। लोग सत्ता में है, वहाँ हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है आप देख रहे होंगे। सिंध प्रांत में कई घटनाएं सुनने को मिली, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है, उसके तहत आप देखिए। तो मैं तो कह रहा हूं इस पर भी सवाल उठना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पूरे देश भर में लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया है, और ऐसे में इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, पूरे देश में लोकसभा से ठीक पहले CAA लागू कर दिया गया है, लेकिन बात 2019 से ही चल रही थी, लागू अभी हुआ है। पहले तो दो आपत्तियां हैं। जब 19 में ही पास हो गया था, तो 19 में पास होने के बाद 19 से लेके 24 5 साल गुजर गए। बीच में क्यों नहीं लागू किया आप लोगों ने? जब 19 में अधिनियम पास हो गया था, राष्ट्रपति जी ने उसको अप्रूव भी कर दिया था, हाँ, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका था, तब फिर इसको क्यों नहीं आपने लागू किया उस समय? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। लोकसभा चुनाव तुरंत होने वाला है, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होगा, तो इसको चुनावी फायदे के लिए आप करना चाहते हैं। चूंकि इस कानून के बारे में मुझे लगता है कि लोगों को उस तरह से जानकारी नहीं दी गई है। ये कोई बहुत मतलब कि कोई जिन्न नहीं है ये CAA कानून। CAA कानून बहुत पहले से देश में प्रभावित, जब से देश बना है, 75वां वर्ष अमृतकाल मना रहे हैं, अमृतकाल से पहले से ही लागू है। जब से देश का संविधान बना 1950 में, तब से नागरिकता कानून लागू है, और समय समय पर नागरिकता कानून में जो भी जरूरी अमेंडमेंट या संशोधन समझे गए विभिन्न सरकारों द्वारा, वो संशोधन किए भी गए। शरणार्थियों को लेके, नागरिकों को लेके, हाँ, अल्पसंख्यकों को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो ये है, इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ 3 देशों को, जो हमारे बॉर्डर के आसपास, हमारे मतलब इस एशिया महाद्वीप में जो उप महाद्वीप है हमारा देश, हाँ, मतलब एक तरह से ये पूरा आकार लेता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, उधर आपको नेपाल, इधर ये अन्य देशों में नेपाल रह गया, म्यांमार रह गया, बर्मा रह गया। बर्मा में भी भाई देखिए अनरेस्ट टाइप का मामला चल रहा है, वहाँ भी मतलब मिलिट्री सरकार है, वहाँ मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से भी शरणार्थी हमारे यहाँ आते हैं, भूटान से भी आते हैं, बांग्लादेश से आते ही हैं, तो बांग्लादेश से, तो ये कैटेगराइज क्यों कर दिया गया? उसी तरह से श्रीलंका का मामला है, तमिलों का मामला बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है, बहुत संघर्ष देखा है तमिलों ने। हमने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया उसी संघर्ष में। तो ये सब मामला, ये सरकार बहुत सीरियस नहीं है, ये सरकार केवल बरगलाने के लिए, जो भाजपा की सरकार है केंद्र की, और खासतौर से अमित शाह जी और मोदी जी, लोगों को बरगलाने के लिए इससे ये साबित करना चाहते हैं कि चुनाव का ये समय है, चुनाव के इस समय में लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं इस कानून को बस लाकर। 24 में इस कानून से कितना फायदा होगा बीजेपी को, क्या लग रहा है? नहीं, 24 में भी क्या फायदा होगा? इतने जो, एक तो देखिए इस कानून के तहत 2014 तक जो शरणार्थी हमारे देश में हैं, जो रजिस्टर्ड, उन शरणार्थियों को ही नागरिकता देना है, अल्पसंख्यक शरणार्थियों को, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो 2014 तक वैसे कितने हैं, बहुत सारों का तो पहले से मतलब ये हो चुका होगा, क्योंकि कानून तो पहले से प्रभावी था, जैसा मैं कह रहा था। तो अभी तक तो मुझे जो पोर्टल पे कल रात में मैंने जो देखा, जो इंडियन सिटीजनशिप .nic.in करके जो पोर्टल है,
उस पोर्टल पे मात्र 67,000 लोगों का ऑनलाइन आवेदन अभी तक आया हुआ है गृह मंत्रालय के पास। हाँ, तो 67,000 लोगों को 4 दिन 5 दिन में तो आप नागरिकता नहीं न दे देंगे, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, उसकी तो प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके मार्फत जो हमारे और हिंदू भाई हैं, जो लोग नागरिक हैं ऑलरेडी, बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, जैन धर्म के लोग जो हैं, ईसाई धर्म के लोग जो हैं, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उनका वोट किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और ये दिखाना चाहते हैं ये लोग कि हम आपके भाइयों के बारे में, आपके लोगों के बारे में जो उन देशों में हैं और वो आना चाहते हैं, 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनका क्या होगा ये बताइए। वैसे भी तो अभी तो आप पाकिस्तान में, अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिस तरह का राजतंत्र है, जिस तरह के लोग सत्ता में है, वहाँ हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है आप देख रहे होंगे। सिंध प्रांत में कई घटनाएं सुनने को मिली, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है, उसके तहत आप देखिए। तो मैं तो कह रहा हूँ इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि वो लोग तब तो नागरिक नहीं ना हो पाएंगे, तो अभी तो इसमें फिर से संशोधन लाना पड़ेगा अगर वैसी जरूरत पड़ेगी तो ये तो केवल संशोधन ही ना हुआ है, इसको लागू क्या किया है? इसमें संशोधन करके 2014 तक के लोगों को एक तरह से आप इस कानून के तहत किसी की नागरिकता तो नहीं जा रही है, और न ही किसी को नागरिकता दी जा रही है एक तरह से, न उसकी नागरिकता छीनी जा रही है न दी जा रही है। आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, मैं इसके उस विरोध में हूँ, इसके टाइमिंग कि किस समय पे किया गया। हाँ, और दूसरी चीज मैं ये विरोध में हूँ कि ये अमेंडमेंट बिल जो आया है, अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, हाँ, इसको ये नहीं कहें आप कि हम कानून लेके आए हैं। दिस इज, ये कह सकते हैं कि एक अधिनियम है, संशोधित अधिनियम है। तो इसका सही स्वरूप बताना चाहिए लोगों को जानकारी जो दी जा रही है कि नहीं इससे मतलब कि आपकी नागरिकता जो है, जो मतलब पहले से जो लोग रह रहे हैं इस तरह के धर्म, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आपको भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। ये चीज गलत है। ये जो प्रावधान जो समझाया जा रहा है प्रावधान, उससे मेरा विरोध है। मेरा कानून, सीए कानून तो पहले से लागू है, प्रभावी है, उससे कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध सीए कानून के प्रारूप को लेके है। उसमें जिस चीज को शामिल करना चाहिए था, जिन लोगों को शामिल करना चाहिए था, उन लोगों को क्यों नहीं किया गया? मैंने मेंशन किया ही पहले, तमिलों को, अल्पसंख्यक, वैसे मुसलमान जो कि हमारे देश से बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले गए थे, वो वापिस आना चाहते हैं, तो उनको क्यों छोड़ रहे हैं? क्या लग रहा है खास समुदाय के वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश है? निश्चित तौर पे ये लोग, मैं खोल देना चाहता हूं इस बात को, और लोग जान लें आपके माध्यम से कि ये लोग अपने आप को हिंदू और मुसलमानों में एक विभेद पैदा करके अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हिंदूवादी हैं। तो ऐसा कॉपीराइट खाली उनके पास नहीं है। हमारी पार्टी भी उतनी ही हिंदूवादी है, हमारा दल भी उतना ही सनातनी है, हमारा दल भी श्री राम भगवान को, भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को उतना ही मानता है, उतना ही पूजता है जितना कि वो लोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि उन लोगों से ज़्यादा पूजता है, करता है, मानता है। सीट शेयरिंग कब होगी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? तुरंत सीट शेयरिंग का देखिए, अभी तक एक महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है, बिहार का मामला फंसा हुआ है। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में सीट शेयरिंग आ ही गया है, उसका खाका एक तरह से, और आपको यहाँ क्या कहते हैं, यूपी का भी हो ही गया है। 15 तारीख को, जैसे कल एक बैठक हुई थी सीईसी की, और इसके पहले एक बैठक हुई थी, तो कल के बैठक में 60 उम्मीदवारों का चयन हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन, दीव, हाँ, यहाँ पे 60 सीटों का मतलब ये खाका तय हो गया है। अगली बैठक जो 15-16 को होने वाली है, 15 या 16 जो हो जाए, तो उसमें बिहार का खास तौर से, जहाँ तक महागठबंधन में हम लोगों के बीच में जो सीट शेयरिंग होने वाली है, वो मुझे लगता है कि 15-16 तक वो क्लियर हो जाएगी, और 20 तारीख तक हमारे उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे।
एक अंतिम सवाल है कि आपके जो विरोधी एनडीए गठबंधन उसके कई सहयोगी नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो क्या आप लोग के लिए है दरवाजे खुले हैं? अच्छा, ये तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े आनन फानन में यहाँ छोड़ के वहाँ छोड़ के गए। मतलब यहाँ पहले नीतीश जी के साथ थे, पहले वो अकेले थे, नीतीश जी के साथ थे, फिर आनन फानन में छोड़ के नीतीश जी का विरोध करते हुए, विरोधाभास तो नीतीश जी से था ना, और गए भाजपा में। अब नीतीश जी जब पलटी मार के भाजपा के साथ हो गए, एनडीए गठबंधन में आ गए, तो अब नीतीश जी उनके लिए अच्छे हो गए होंगे उपेंद्र जी के लिए। दूसरी बात, उपेंद्र जी को तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब गए एनडीए में, तो इकलौते कुशवाहा के नेता थे उस समय, मतलब बड़े नेता में। कुशवाहा वोट बैंक को टारगेट करके गए होंगे, जैसा कि तब तक उनको तो ऐसा छकाया बीजेपी ने कि तुरंत सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो अब तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हो गए, तो बड़े नेता कौन हो गए? सम्राट चौधरी जी हो गए ना। है, अब कहने का मतलब भाई तार्किक तौर पे तो यही समझ में आता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी तो स्वाभाविक है, और उपेंद्र कुशवाहा जी को वो सम्मान भी अपेक्षित नहीं है जो वो सोच के गए होंगे, वो तो नहीं मिलने वाला है। तो नाराजगी तो सामने आएगी ही। चिराग पासवान जी की जहाँ तक की बात है, अभी पिछले ही 20 के ही विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने बहुत, मतलब पूरे देखा जाए तो पूरे जोश और खरोश के साथ नीतीश कुमार का विरोध करते हुए एनडीए से अलग हट के लड़ा था, और उसका खामियाजा भी नीतीश जी को भुगतना पड़ा था, और कहीं कहीं भाजपा को भी भुगतना पड़ा था। तो चिराग पासवान जी के लिए भी वो पिच जो है वो बैटिंग करने वाली नहीं है। चिराग जी तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, पहले क्रिकेट भी खेला है, फिल्मों में भी रहे हैं, तो उनको तो समझ में आना चाहिए, समझ में आ भी रहा है। और हम लोग का दरवाज़ा उनके लिए एकदम बहुत अच्छी तरह से खुला हुआ है, पूरा दोनों दरवाज़ा पूरे मतलब कि पिछला दरवाज़ा नहीं, अगला दरवाज़ा एकदम ढंग से खुला हुआ है। जब भी उनको मर्जी है वो आए, हम लोगों के साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में वो काम करेंगे, और पूरा सम्मान देंगे हम लोग उनको। मोदी का हनुमान कहते थे, लेकिन हनुमान ही राम से नाराज नहीं। मोदी जी ने तो कभी उनको अपना हनुमान माना नहीं, और कभी कहा भी नहीं। अब कोई और कहता हो, मीडिया के द्वारा कहा गया हो, चाहे अपने वो कहे हो कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, हाँ, तो ना ही मोदी जी प्रभु श्री राम हैं, हाँ, और न ही भगवान हनुमान हो सकते हैं चिराग जी। हाँ, फाड़ दें अपना सीना, दिखा दे कि उसमें मोदी हैं कि नहीं, तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती हैं। चिराग जी को सोचना होगा, समझना होगा। जो सम्मान उन्हें यहाँ मिल सकता है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। और ये कह के कि वो हनुमान हैं और मोदी जी श्री राम हैं, मतलब अनुनाश्रय तरीके से जो अर्थ निकालना चाहते हैं, ये गलत है। ये दोनों भगवान का, दोनों भगवत स्वरूपों का सनातन धर्म में अपमान है, दोनों भगवत स्वरूपों का। दोनों लोग का अगर नाम लिया जाए तो न मोदी कभी श्री राम हो सकते हैं, न चिराग कभी भगवान हनुमान हो सकते हैं, पवन सुत हो सकते हैं, श्री बजरंग बली हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते दोनों लोग। मतलब एनडीए के नाराज सहयोगियों के लिए इंडिया महागठबंधन दरवाजे खुले हैं। पूरा महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, बिहार का महागठबंधन, जो आप कहना चाहें, कांग्रेस पार्टी जो इसको लीड दे रही है, दशा और दिशा दे रही है, सब लोग, हाँ, सब लोग इसके लिए तैयार हैं, और हम लोग दोनों हाथें अपने फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र, जिन्होंने सीधे तौर पर जो सीए लागू हुआ है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, और साफ कहा है कि ये सिर्फ विच्छेद पैदा करने के लिए इसको लागू किया गया, इससे देश को कोई फायदा होने जाने वाला नहीं। वही साथ ही साथ एनडीए के नाराज सहयोगियों के लिए भी इंडिया महागठबंधन ने अपनी बाहें फैला ली है, और चिराग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो लोग हैं उनको अब साथ लाने के लिए भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।